हेलो बच्चों, क्या हालचाल बेटा सभी लोगों का। आई होप सभी लोग अच्छे हैं और सबकी तैयारी बेटा बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने व्हीट स्टोन ब्रिज और किरचॉफ लॉ के कॉन्सेप्ट को समझा था और आप सभी लोगों ने उसकी तैयारी भी कर ली होगी। आज हम लोग उसी क्रम में आपके एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करेंगे। तो कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं जो आपको अच्छे ढंग से बेटा पढ़नी है। टॉपिक का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है। और लास्ट क्लास जो आपकी थी व्हीट स्टोन ब्रिज और किरचॉफ लॉ की, उसको सब लोग अच्छे ढंग से बेटा तैयार जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, निम्न संयोजन में से बिंदुओं ए और बी के बीच टोटल डिस्टेंस को फाइंड आउट करो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आपको टोटल डिस्टेंस को निकालना है। आंसर्स आपको दिए हैं 4.5 ओम, 3.5 ओम, 2.5 ओम एंड 1.5 ओम। आपसे बोला गया है ए और बी के बीच में फाइनल डिस्टेंस को बताओ। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सर्किट है इसमें कितने रेजिस्टेंस हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 रेजिस्टेंसेस से ये मिलकर बना है और ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है बेटा। क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज, जिसमें जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है वो P है। ठीक है। 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो Q है और 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो R है और यहां पर 6 ओम का रेजिस्टेंस क्या है, S है। ठीक है। तो ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। आप इसको चाहो तो WSB आप बना भी सकते हो। इस प्रकार ये WSB है। व्हीट स्टोन ब्रिज तैयार कर लेना आपके एग्जाम के लिए। व्हीट स्टोन ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में अगर आ जाए व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, इसकी बैलेंस कंडीशन को आप कैसे पता लगाओगे, तो मैंने आपको टॉपिक पिछली वाली क्लास में पढ़ाया हुआ है। आप प्ले लिस्ट में जाकर के उसको चेक कर सकते हो। ठीक है। तो यहां पर ये P है, ये रेजिस्टेंस क्या है, Q, दिस इज R एंड दिस इज S। ठीक है। और बीच में जो लगा हुआ है विकर्ण में यानी डायगोनल में, वो ये रेजिस्टेंस है और ये है 8 ओम। ठीक है बच्चों। तो P इज इक्वल टू कितना है, 3 ओम। Q इज इक्वल टू कितना है, 6 ओम। R इज इक्वल टू कितना है, अगेन 3 ओम। और S इज इक्वल टू क्या है, 6 ओम। ठीक है। तो अगर आप यहां बैलेंस कंडीशन को लगाओ तो बैलेंस कंडीशन होती है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। जब आप इस कंडीशन से न्यूमेरिकल को चेक करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि 3/6 दैट इज इक्वल टू 3/6 मीन्स 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इससे क्या पता चला कि आपका जो सर्किट है वो बैलेंस है। WSB इज बैलेंस्ड। व्हीट स्टोन जो सेतु है वो संतुलित है बेटा। अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तो ये जो 8 ओम का रेजिस्टेंस है इसको नगण्य मान करके छोड़ दोगे। देयरफॉर 8 ओम रेजिस्टेंस, 8 ओम रेजिस्टेंस इज निगलेक्ट। 8 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो निगलेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहां का जो पोटेंशियल होगा बी और डी का वो आपस में इक्वल होगा। आपको मैंने पढ़ाया हुआ है व्हीट स्टोन ब्रिज में। जिन बच्चों ने क्लास पढ़ी होगी पिछली उनको सब पता है कि अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो बी और डी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है। तो वी बी इज इक्वल टू वी डी। सो 8 ओम रेजिस्टेंस इज निग्लेजिबल। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब क्या होगा बोलो, पी और क्यू सीरीज और आर और एस सीरीज। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पी और क्यू। पी और क्यू का मतलब क्या हुआ बेटा, 3 ओम कॉमा 6 ओम, ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज। जब ये सीरीज में होंगे तो इनका टोटल डिस्टेंस क्या होगा, आर इज इक्वल टू या R1 इज इक्वल टू 3+6। तो यहां पर ये आ गया 9 ओम। ऊपर वाली ब्रांच का ABC का जो फाइनल आंसर आया है, ये ABC का रेजिस्टेंस है। तो ABC का बच्चों रेजिस्टेंस आया है 9 ओम। इसी प्रकार जो नीचे वाली ब्रांच है ADC, अगर आप इसके रेजिस्टेंस की बात करो तो R2 इज इक्वल टू, ये भी आएगा 3+6 दैट इज इक्वल टू 9 ओम, है ना। और ये दोनों ब्रांचेस आपस में पैरेलल हैं। जब ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, 9 ओम पैरेलल विद 9 ओम, जब ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे तो आपको बच्चों लिखना है टोटल डिस्टेंस यानी कुल प्रतिरोध, है ना। और टोटल डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है पैरेलल में, बोलो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है। इसी को लिख सकते हो 1/R1 प्लस 1/R2। सॉल्व कर लोगे
तो 1/9 प्लस 1/9 दैट मीन्स 2/9। तो यहां से R डैश इज इक्वल टू क्या आ गया 9/2 और 9/2 को आप क्या लिखोगे 4.5 ओम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आने वाला है 4.5 ओम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर, सभी को समझ में आ गया। तो अगर ए और बी के बीच में आपको फाइनल डिस्टेंस निकालना हो तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, और व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बैलेंस कंडीशन को लगाते हैं P/Q इज इक्वल टू R/S। सभी को समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो जल्दी से लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रॉब्लम, क्वेश्चन कह रहा है दिया गया परिपथ एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो आप R की वैल्यू फाइंड आउट करो। आपको ये सर्किट बना के दिया गया है जिसमें R और 15 ओम एक साथ पैरेलल में लगे हैं। ये दोनों बच्चों पैरेलल यानी समानांतर क्रम में लगे हैं। ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल में लगे होंगे, ध्यान रखना, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है यानी टोटल वो आएगा 1/R प्लस 1/15। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ऊपर आएगा 15 प्लस R और अपॉन क्या आएगा बोलो 15R, है ना। और यहां पर क्या चल रहा है 1/, ये जो दोनों सर्किट हैं इन दोनों को मिला करके, है ना, हम Q बोलेंगे। क्या बोलेंगे? Q। तो ये होगा 1/Q। ये बात सभी को समझ में आ गई। यहां पर ये जो रेजिस्टेंस हमारे पास में है R और 15, इसका जो संयोजन होगा वो Q का काम करेगा, 6 ओम P का काम करेगा। ये संयोजन बेटा Q है, ये R जो है वो R है 3 ओम, और ये जो S है वो 1.5 ओम है। ये बात सबको समझ में आ गई। तो यहां से अगर आप Q की वैल्यू निकालोगे तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा 15R यानी 15R अपॉन R प्लस 15। ठीक है, ये वैल्यू आ गई Q की। तो P इज इक्वल टू कितना हो गया 6 ओम। अब क्वेश्चन ऐसा बन गया Q इज इक्वल टू क्या हो गया 15R 15R अपॉन R प्लस 15। R इज इक्वल टू क्या हो गया, R इज इक्वल टू हो गया 3 ओम, और S इज इक्वल टू बच्चों क्या हो गया 1.5 ओम। ये बात सभी को समझ में आ गई। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ब्रिज है वो बैलेंस है। अगर ब्रिज बैलेंस होगा तो हम लोग डायरेक्ट बैलेंस कंडीशन लगा देंगे P/Q इज इक्वल टू R/S। तो P की जगह क्या रखोगे 6, R की जगह Q की जगह क्या रखोगे बेटा, Q की जगह आप क्या रखोगे 15R और बटे R प्लस 15, है ना, और इज इक्वल टू R/S। तो R की जगह क्या रखोगे 3 और S की जगह क्या रखोगे 1.5। पॉइंट हटाओगे ऊपर होगा 30, तो ये वैल्यू आ गई 2। अगर आप ध्यान से इस बात को देखें तो ये आ गया 15R 15R और उसके साथ में 15R अपॉन R प्लस 15 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, R प्लस 15, है ना, 15R अपॉन R प्लस 15 इंटू टू और दैट इज इक्वल टू यहां पर वैल्यू क्या आ गई 6। आप इसको कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाएगा 3 से इसको कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाएगा 5, है ना। और यहां पर ये वैल्यू क्या आ गई है, यहां पर ये क्या चल रहा है 1। तो ये कितना आ गया बोलो 5R अपॉन R प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 1। यहां से आप लिखोगे बच्चों R प्लस 15 इज इक्वल टू 5R। आप इसको ट्रांसफर करके इधर ले जाओगे तो यहां पर ये आ जाएगा 4R इज इक्वल टू 15। देयरफॉर R इज इक्वल टू क्या आएगा 15/4। R इज इक्वल टू क्या आएगा 15/4। क्लियर हो गया। आप इसको सॉल्व करके डेसिमल में निकाल सकते हो, है ना, आप इसको सॉल्व करके डेसिमल में निकाल सकते हो। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 3.75 ओम। आपका रिजल्ट बच्चों क्या आ जाएगा 3.75 ओम। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सभी लोग इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से बेटा तैयार करें। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप को टेस्ट करें कि आप ये क्वेश्चन किस प्रकार लगा रहे हो, या आप क्वेश्चन लगा पाते हो कि नहीं लगा पाते हो। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलो, क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो लाइक और शेयर करो, है ना। तुम लोग भाई क्लास को शेयर नहीं करते हो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, है ना। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जल्दी से बताओ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अच्छी प्रॉब्लम है, तैयार कर लेना। ठीक है, जो 6 ओम है वो P का काम करेगा, R और 15 का जो इक्विवेलेंट है टोटल वो Q का काम करेगा। R इज इक्वल टू 3 ओम है और S इज इक्वल टू 1.5 ओम है। और अगर ये ब्रिज बैलेंस है, ध्यान रखना, तो बैलेंस ब्रिज में कंडीशन क्या लगेगी P/Q इज इक्वल टू
आर अपॉन एस। यहां पर गैल्वेनोमीटर की निडल बीच में होनी चाहिए, जो कि नहीं दी है, मैंने करेक्शन कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। समझ में आ गया? सही बताना, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया क्वेश्चन? चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए सर्किट में एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, इसमें आर की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ? आर की वैल्यू। इसने क्वेश्चन में एक काम आसान कर दिया है कि आपको बोल दिया है बच्चों ये बैलेंस ब्रिज है। कैसा ब्रिज है? बैलेंस। अगर ये ब्रिज बैलेंस है, देखो हम बैलेंस ब्रिज को कैसे पहचानते हैं, अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है, अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बच्चों बैलेंस है, तो गैल्वेनोमीटर की जो निडल होती है वो बीच में होती है। इसको कहते हो जीरो डिफ्लेक्शन। इसे क्या कहते हो? जीरो डिफ्लेक्शन, यानी शून्य विक्षेप। जीरो डिफ्लेक्शन यानी शून्य विक्षेप। ऐसी दशा में अगर ये बैलेंस होगा, अगर ये बच्चों बैलेंस है, तो इन दोनों भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेज ऑफ दीज आर्म्स, इन दोनों भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। कहने का मतलब ए बी अपॉन बी सी दैट इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी। ये किसका कन्वर्टेड फॉर्म लिखा हुआ है? ये P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस लिखा हुआ है। क्लियर? तो बताओ क्या आएगा? 15 अपॉन आर दैट इज इक्वल टू 30 अपॉन 6। बस आपको इतना काम करना था। 6 से इसको कैंसिल कर दो तो ये आ गया 5। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो ध्यान से, तो R इज इक्वल टू आ गया 15 अपॉन 5। इसलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया? बोलो 3 ओम। ठीक है, क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बोलो भाई, सभी को समझ में आ गया? उसने क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो सर्किट है वो एक बैलेंस ब्रिज है, तो आप आर की वैल्यू को बताएं। तो बैलेंस ब्रिज का फार्मूला क्या होता है? P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। इसलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा? बोलो 3 ओम। सभी को क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी सवाल आया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तैयार करके जाना परीक्षा में, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में। किसी तार का रेजिस्टेंस आर ओम है, इसे मूल लंबाई का n गुना खींचा गया, तो तार का नया रेजिस्टेंस क्या होगा? द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर ओम इफ इट इज स्ट्रेच्ड n टाइम्स देन इट्स ओरिजिनल लेंथ, देन व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर। क्वेश्चन कह रहा है एक वायर है बच्चों, इसकी लंबाई है l, लेंथ, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस है r। लेंथ इज l एंड रेजिस्टेंस इज r। क्वेश्चन कह रहा है इसको खींचकर इसकी लंबाई का n गुना कर दिया गया। सभी लोग जानते हो अगर किसी तार को खींचोगे तो उसका वॉल्यूम नहीं बदलेगा, और वॉल्यूम क्या होता है? A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। क्लियर? लंबाई को n गुना कर दिया, दैट मीन्स L1 इज इक्वल टू L, तो L2 इज इक्वल टू n टाइम्स तो NL। अब अगर आप यहां से A1 अपॉन A2 की बात करोगे तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू आएगा L2 अपॉन L1। L2 की जगह आपने क्या रखा? NL, L1 की जगह L। तो बच्चों यहां से A1 अपॉन A2 अगर निकालोगे तो यहां से A1 अपॉन A2 की वैल्यू आ गई n/1। ठीक है, n/1। और अगर यहां से आप L1 अपॉन L2 की वैल्यू को देखोगे तो L1 अपॉन L2 अगर निकालोगे, L1 अपॉन L2, तो L1 की वैल्यू क्या है? L, और L2 की वैल्यू क्या है? NL। L से L कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/n। ये दो रेशियो आपको पता होने चाहिए। A1 और A2 का रेशियो, A1 A2 क्या है? तार का प्रारंभिक क्षेत्रफल और तार का नया क्षेत्रफल, इनिशियल एरिया एंड फाइनल एरिया, A1 अपॉन A2 n/1, और L1 अपॉन L2 1/n। अब फार्मूला क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस का रेशियो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू A2/A1। ये होता है प्रतिरोधों का अनुपात, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस। L1 अपॉन L2 की वैल्यू रख दो, L1 अपॉन L2 की वैल्यू क्या आई है? 1/n, और A2 अपॉन A1 भी क्या हो जाएगा? 1/n। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई? 1/n स्क्वायर, और LHS में क्या चल रहा है? R1 अपॉन R2। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको एक बहुत ही सुंदर सा फार्मूला मिल गया, R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर R1। R2 बराबर क्या मिल गया? n स्क्वायर R1। ठीक है, तो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको मैंने ये फार्मूला डायरेक्ट भी कई बार क्लास में बताया है ना? आप कमेंट करके बताओ, जो लोग भी हो ये फार्मूला आपका पढ़ा हुआ होगा। तो R2 इज इक्वल टू क्या होता है? n स्क्वायर R1। R2 इज इक्वल टू
एन स्क्वायर R1। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपटीशन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम, वो इस प्रकार से क्वेश्चन को लगाएंगे, है ना। जो बच्चे फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं वो इस प्रकार से क्वेश्चन को लगाएंगे, और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो डायरेक्ट याद रखेंगे कि अगर किसी वायर को खींचकर उसकी लेंथ को n गुना यानी n टाइम्स करते हैं तो रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, n स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। R1 को क्या बोला जाता है, R1 को बोला जाता है बच्चों इनिशियल रेजिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल रेजिस्टेंस यानी प्रारंभिक प्रतिरोध, और R2 को क्या बोलते हैं, फाइनल रेजिस्टेंस यानी अंतिम प्रतिरोध। ठीक है, एक हो गया इनिशियल रेजिस्टेंस और एक क्या हो गया बोलो, फाइनल रेजिस्टेंस। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? एक हो गया इनिशियल रेजिस्टेंस और एक क्या हो गया, फाइनल रेजिस्टेंस। सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया है? क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से लाइक करो, है ना, और शेयर भी करो, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। फिजिक्स की अच्छी तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको काफी अच्छे ढंग से सारे कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर किए जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दें तो नए वायर का रेजिस्टेंस बताएं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तार का रेजिस्टेंस 2 ओम है, वायर की रेडियस को खींचकर आधा कर दें तो नए तार का रेजिस्टेंस क्या होगा। इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है, R1 इज इक्वल टू 2 ओम, रेडियस को आधा कर दिया, R1 इज इक्वल टू R, तो हाफ रेडियस हो गई R/2। क्वेश्चन कह रहा है नया रेजिस्टेंस क्या होगा, आपको फाइनल रेजिस्टेंस को बताना है, दैट मींस आपको R2 को बताना है। बताओ भाई सभी लोग क्वेश्चन कैसे करोगे, सभी लोग जल्दी से बताएं बेटा। एक बार आप क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करो और फिर आप आंसर को बताओ कि आप क्वेश्चन को किस प्रकार लगाओगे। सोच लिया कैसे लगेगा सवाल, करके भी देख लिया करो। अभी हमने आपको क्या बताया, अगर किसी वायर को खींचोगे तो उसका वॉल्यूम नहीं बदलेगा, शुरुआत वहीं से करो। तार का आयतन बेटा नहीं बदलेगा, A1 L1 बराबर क्या होगा, A2 L2। अच्छा A1 क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर, और A2 क्या होगा बोलो, पाई R2 स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। पाई से पाई कैंसिल, R1 स्क्वायर L1 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर L2। अब अगर यहां से हम लोग L1 अपॉन L2 को निकाल लें तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू आएगा बच्चों R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? अच्छा, अभी मैंने आपको पीछे वाले न्यूमेरिकल में रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस का फार्मूला क्या बताया है, प्रतिरोधों का अनुपात क्या बताया है, R1 बटे R2 बराबर L1 अपॉन L2 इंटू A2 बाई A1। अच्छा, L1 अपॉन L2 जगह क्या रखोगे, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, और A2 अपॉन A1 को बच्चों क्या रखोगे, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। ये बात सबको समझ में आई? पाई से पाई बेटा कट जाएगा, A2 बराबर पाई R2 स्क्वायर लिखोगे ना, और A1 बराबर पाई R1 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल। अब देखो R2 स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, R2 की पावर 4, और देखो R1 स्क्वायर क्या बन गया बच्चों, R1 की पावर 4। ठीक है, तो आप चाहो तो इस फार्मूले को डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R2 की पावर 4 अपॉन R1 की पावर 4। ठीक है ना, त्रिज्याओं के पदों में प्रतिरोधों का अनुपात, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस इन टर्म ऑफ रेडियाई ऑफ द वायर। ठीक है, चलो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको मिला। अब सॉल्व कर लो, R1 की वैल्यू क्या है R, R2 की क्या है R/2, तो R2 की जगह क्या रखोगे, R/2 की होल पावर 4, और R1 की जगह क्या रखोगे बच्चों, R की पावर 4। ये आया 1/2 की पावर 4 मींस 1/16, और LHS में क्या चल रहा है, R1 अपॉन R2, तो R1 की जगह 2 और R2। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिला बच्चों, यहां से आपको क्या मिला, 2 अपॉन R2 दैट इज इक्वल टू 1/16। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो R2 बराबर यहां से आंसर क्या आ गया, 32 ओम। क्या आंसर आ गया बोलो, 32 ओम। इसलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। बताओ भाई सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? जल्दी से सभी बच्चे बेटा कमेंट करके बताएं कि आपको क्वेश्चन क्लियर है। देखो भाई, क्लास देखने के बाद कमेंट जरूर किया करो, है ना, केवल कुछ बच्चों को छोड़ करके बाकी लोग कमेंट नहीं करते हैं।
ये बहुत ही गंदी बात है, जरूर कमेंट किया करो, है ना, और सेशन को लाइक भी किया करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ें। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, तैयार कर लो अभी से पेपर के लिए, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आज के बाद कोई तुमसे पूछे कि बताओ प्रतिरोध और त्रिज्या में क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ द वायर, तो आप फार्मूला क्या बताओगे, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R2 की पावर 4 अपॉन R1 की पावर 4। क्लियर। अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए सर्किट में करंट आई की वैल्यू को बताओ। कहां है भाई आई, ये है आई, ये है आई। दिए गए परिपथ में धारा आई के मान को बताओ, दिए गए परिपथ में धारा आई के मान को बताओ। आप लोग ध्यान से देख रहे हो, इस सर्किट में ओ क्या है, जंक्शन, जंक्शन माने बच्चों संधि, ठीक है। और किरचॉफ का रूल क्या कहता है, सिग्मा आई इन इज इक्वल टू सिग्मा आई आउट। संधि के पास आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। द टोटल करंट कम्स टूवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट मूव्स अवे फ्रॉम जंक्शन। इसको बच्चों कहते हो किरचॉफ का पहला नियम, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। जिन बच्चों ने किरचॉफ करंट लॉ का वीडियो ना देखा हो, क्लास पढ़ी है, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये दोनों मैंने आपको पढ़ाए हैं। आप जा करके प्लेलिस्ट में जाओ और देखो, वहां पर वीडियो पड़ा होगा, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, आप उसको तैयार करो, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। क्लियर। चलो, तो क्वेश्चन कहता है पास आने वाली धाराओं का योग, संधि के पास आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। कौन कौन सी करंट पास में आ रही है, I 6 और 3, तो इनको एक साथ लिखो, I प्लस 6 प्लस 3। और कौन कौन सी करंट बच्चों दूर जा रही है, 3 और 10, तो इनको एक साथ लिखो, 10 प्लस 3। क्लियर। तो बताओ यहां से कितना हुआ, ऐड करो, 6 और 3 9 इज इक्वल टू 13। तो I इज इक्वल टू बच्चों क्या आया, 13 माइनस 9, है ना। और इसीलिए आप I को क्या लिखोगे, 4 एम्पियर। है ना आसान सा प्रश्न, बहुत आसान सा प्रश्न है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। इसलिए इस सर्किट में I की वैल्यू कितने एम्पियर होगी बच्चों, I की वैल्यू होगी 4 एम्पियर। समझ में आ गया, क्लियर हो गया सभी को। आगे बढ़ा जाए, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 12 वोल्ट वैद्युत वाहक बल और 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी को एक प्रतिरोध से जोड़ा गया है। अगर परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर हो तो जुड़े प्रतिरोध का मान क्या है। ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड 3 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस। If the current in the circuit is 0.5 ampere, then what is the value of connected resistance? है ना प्यारा क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बैटरी और एक सेल है, उसको एक रेजिस्टेंस से बेटा जोड़ा गया है। चलो, ये रेजिस्टेंस है कैपिटल R, इससे एक सेल को जोड़ा गया है प्लस माइनस, और ये एक सेल है ऐसे, ठीक है। सेल का वोल्टेज कितना है बच्चों, सेल का वोल्टेज है 12 वोल्ट। और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चों 3 ओम। बस इतनी बात उसने कही है। और उसने कहा है कि सर्किट में करंट आता है 0.5 एम्पियर। कितना आता है बोलो, 0.5 एम्पियर। याद करो, करंट का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू टोटल EMF यानी कुल विद्युत वाहक बल और बटे टोटल रेजिस्टेंस यानी कुल प्रतिरोध। बस इतना सा काम हमको करना है। टोटल EMF कितना है 12, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है कैपिटल R, और 3 ओम सीरीज में है, तो आप लिखोगे R प्लस 3, और I की वैल्यू कितनी है 0.5। अब आप इसको जब लिखोगे तो 12 है ना इज इक्वल टू 0.5 इंटू R प्लस 3। तो बच्चों यहां से R प्लस 3 क्या आएगा, R प्लस 3 आएगा 12 अपॉन 0.5। पॉइंट हटा दो, ऊपर 0 बढ़ा दो, 120 बटे 5, है ना। और आप इसको पक्षांतर कर लो, ट्रांसफर कर लो, तो 120 बटे 5 माइनस का 3। समझ में आ गया। आप इसको कैंसिल करो 5 से, ठीक है। तो कितना आएगा बोलो, ये आएगा R इज इक्वल टू 24, देखो 24 ना, सही है 24
माइनस का 3 और 24 माइनस 3 21 ओम। इसलिए उसने जो आपसे बोला है कि रेजिस्टेंस को बताओ, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 21 ओम। समझ में आ गया सभी को? चलो लाइक कर दो इसी बात पे जल्दी से फटाफट सभी लोग बेटा। सेशन को जल्दी से लाइक करें अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं, और हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे ढंग से मन लगा के आप तैयार करो। ठीक है, फार्मूला समझ में आ गया? तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, है ना। आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है, तो 2.8 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के खुले सिरों के बीच कितना विभवांतर होगा? द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल with 1.5 volt EMF is 0.2 ohm. Calculate potential difference between the open ends of the cell when connected to an external resistance of 2.8 ohm. है ना शानदार क्वेश्चन। चलो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, सिंपल लगेगा। एक रेजिस्टेंस है बेटा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाह्य प्रतिरोध 2.8 ओम का है ये, है ना। इसको कैपिटल आर बोला जाता है। अच्छा, इसको एक सेल से जोड़ा गया है जिसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। चलो बहुत अच्छी बात है, प्लस माइनस। सेल कितने हैं? 1.5 वोल्ट का बच्चों सेल है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0.2, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि सेल के खुले सिरों के बीच कितना विभवांतर होगा। बताओ भाई कितना आंसर होगा? एक बार जरा तुम लोग भी ट्राई करो अपने आप, सभी लोग बेटा क्वेश्चन को एक बार अपने आप ट्राई करो। आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले एक काम करो, सर्किट में करंट को निकालो। करंट इन द सर्किट, परिपथ में धारा। देखो हम कर जरूर रहे हैं ना, लेकिन अपने आप ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके अपने आप लगाओ। परिपथ में धारा, करंट इन द सर्किट। और देखो भाई कमेंट करके जरूर बताना कि क्वेश्चन कैसे लगे, इतना तो काम कर ही सकते हो ना। चलो तो करंट के लिए यहां लिख देते हैं ना, यहां साइड मेरी फोटो तुमको दिख रही होगी ना। कभी कभार हम लिखते लिखते वहां पहुंच जाते हैं तो तुमको दिखाई नहीं देता। कैपिटल ई अपॉन आर प्लस आर। अब कैपिटल ई क्या है? 1.5, आर प्लस आर, आर कितना है? 2.8, और स्मॉल आर कितना है? 0.2। बताओ कितना हुआ? 2.8 और 0.2, 8 to 10 0 2 1 3, ये तो 3 आ गया। तो 1.5 अपॉन 3, पॉइंट हटाओ 0, 1/2 एम्पियर। इतने एम्पियर की तो बच्चों करंट आ गई। और अब बड़ा आसान है, आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। इसी को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। और विभवांतर का फार्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। बस हो गया क्वेश्चन, V इज इक्वल टू आई आर। कर लो, I कितना आया है? 1/2, और R कितना है बच्चों? 2.8। आप इसको सॉल्व कर लो, क्वेश्चन का आंसर आएगा 1.4 वोल्ट। क्लियर? क्या क्वेश्चन आंसर आएगा बोलो? 1.4 वोल्ट। है कोई आंसर? देखो जरा ध्यान से, देखो देखो, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सवाल? क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास जो निकल के आएगा वो आएगा 1.4 वोल्ट। कितना आएगा बोलो? 1.4 वोल्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। एल लंबाई के एक चालक को ई विद्युत वाहक बल की सेल से जोड़ा गया। इस चालक के स्थान पर समान पदार्थ और समान मोटाई के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 3L हो सेल से जोड़ दिया गया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? A conductor of length L is connected to a cell of EMF E. If instead of this conductor, another conductor of same material and same thickness whose length is 3L is connected to the cell, then what will be the effect on drift velocity? बताओ भाई आंसर क्या होगा? What is the effect on drift velocity? आपको drift velocity में क्या इफेक्ट पड़ेगा? जल्दी से बताओ। आपको यह बताना है कि अनुगमन वेग का जो संबंध है वो लंबाई के साथ कैसे बदलेगा। जल्दी से सभी लोग आंसर को कमेंट करें। एक ओक लगी खोलो, उसमें वहां आ रहा है कुत्ते उधर वाली। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताओ भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? ट्राई कर लिया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है?
ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होता है vd इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन ml टाउ। ये फार्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। किसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, है ना। ये टाउ है बेटा, है टाउ माने रिलैक्सेशन टाइम, हिंदी में कहते हो श्रांति काल। क्यों भाई? रिलैक्सेशन टाइम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? रिलैक्सेशन टाइम, मेटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो जो एवरेज टाइम लगता है उसको टाउ कहते हो। एल क्या है? लेंथ। तो बताओ क्या रिलेशन है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का लेंथ से रिलेशन है vd प्रोपोर्शनल 1/l। तो यहां से क्या बना? vd1 अपॉन vd2 दैट इज इक्वल टू L2/L1 हो गया। अब क्या कह रहा है? लंबाई को 3l कर दो, तो 3l और पहले l से l कैंसिल, तो यहां से रिजल्ट आया vd1 अपॉन vd2 दैट इज इक्वल टू 3। और आपको vd2 यानी बाद की ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है, तो vd2 इज इक्वल टू आएगा vd1/3। कहने का मतलब क्या हुआ? 1/3 हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, शानदार, जानदार, जबरदस्त। ठीक है, तैयार कर लोगे? क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? vd1/3। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन। 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई को 25% बढ़ा दें तो नए तार का प्रतिरोध कितना होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया। ठीक है, जिनके इनका पेपर है, समय बहुत कम बाकी है, अच्छे ढंग से रिवीजन करके सारे क्वेश्चंस को जाओ। 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर लंबाई को 25% बढ़ा दिया तो नए तार का प्रतिरोध वृद्धि कितनी होगी? तार में प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना करो। बहुत आसान है। देखो, परसेंटेज लेंथ कभी आपको निकालना हो तो एक फार्मूला होता है डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100% इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 का होल स्क्वायर -1 गुणे 100। बस ये है काम जो तुम्हें करना है। समझ में आ गया? अगर ये फार्मूला तुमको तैयार है तो दुनिया भर की खोखट में तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम सीधे आंसर को निकाल लोगे। L1 क्या है? इनिशियल लेंथ, और L2 क्या है? फाइनल लेंथ। है ना आसान? डेल्टा आर अपॉन आर की पूरी बात तुमको समझ में आ गई है। 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर लेंथ को 25% बढ़ाया गया, तो भैया ये है चमत्कार को नमस्कार, ये फार्मूला तैयार कर लो। L1 को क्या बोला जाता है? L1 को बोला जाता है प्रारंभिक लंबाई, इनिशियल लेंथ, और L2 को बोला जाता है मेरे बच्चों फाइनल लेंथ यानी अंतिम लंबाई। समझने का प्रयास किया करो, फिजिक्स कठिन होती नहीं है, तुम लोग समझने का तरीका कठिन कर लेते हो, इसलिए आपको विषय कठिन लगता है। ठीक है, कुछ हार्ड वर्ड नहीं है, बहुत आसान है, बस ध्यान से पढ़ना सीख जाओ तो समझो इससे सिंपल कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर लंबाई को 25% बढ़ा दिया तो हमने तुरंत एक काम किया, L1 इज इक्वल टू L लिया और L2 को 25% बढ़ा दिया बच्चों, तो L प्लस 25% L। और 25% को क्या लिखोगे? 25/100, तो यहां पर ये हो जाएगा मेरे बच्चों L प्लस L/4, और इसी को लिखोगे 5L/4 एलसीएम लेकर के। ठीक है, ये L2 आ गया, L2 क्लियर। और जब L2 आ गया तो L2 अपॉन L1 क्या होगा? L2 अपॉन L1 होगा 5/4। होगा कि नहीं होगा बताओ? ये L क्या है? L1 है ना, ये L1 है, तो बस इधर ले आओ अपॉन में, L2 अपॉन L1, तो 5/4 ही तो बचेगा। रख दो भैया इस फार्मूले में, तो क्या लिखोगे? डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100% इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 का होल ऑफ स्क्वायर, 5/4 का होल ऑफ स्क्वायर -1 इंटू 100%, तो बताओ क्या लिखोगे? 25/16 -1 गुणे 100, तो बताओ क्या लिखोगे? 25 - 16/16 गुणे 100%। ठीक है, 25 - 9 9, तो 16 यानी 9, तो 900/16, और 900/16 को सॉल्व कर लो, क्वेश्चन का आंसर आएगा 56.25%। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? जल्दी से बताओ, क्या ये बात सभी बच्चों को अच्छे ढंग से क्लियर हो गया? कितने आसान ढंग से हमने तुमको क्वेश्चन बता दिया है, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई कष्ट वाली बात आपके पास नहीं होनी चाहिए अगर आपको ये फार्मूला बेटा पता है। ठीक है, ये तुम्हारे लिए वरदान है फार्मूला, बोर्ड एग्जाम के लिए भी और
कंपटीशन एग्जाम के लिए भी डायरेक्ट बिना किसी खोखट के, अगर तुमको L2 L1 बेटा निकालना आ गया, L2 अपॉन L1, तो समझो तुमने क्वेश्चन को बना लिया। इसलिए पहले आपको क्या सीखना है, L2 अपॉन L1 को करना पहले आपको सीखना है। समझ में आ गई पूरी बात? क्लियर हो गया? बन गया वो? क्लियर हो गया सभी को? पूरी बात समझ में आ गई बेटा? आगे बढ़ा जाए। चलिए, एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, इसको दोगुनी लंबाई तक खींचा, तार का नया डिस्टेंस क्या होगा? बता सकते हो ना? करो जल्दी जल्दी, वीडियो को रोक दो यहीं पे और अपने आप आंसर को निकालो और टिक करो जरा कौन सा आंसर सही है, चेक करो, है ना। हम तो भैया ऐसे लगाएंगे, R1 इज इक्वल टू 8 ओम, L1 इज इक्वल टू L, L2 इज इक्वल टू 2L। क्यों भाई? अब क्या करोगे बोलो? अब आपको क्या निकालना है? नया डिस्टेंस। तो सिंपल सा फार्मूला है, R2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर R1, एन की जगह क्या लिखोगे? 2 का स्क्वायर, और R1 आपको पता है 8, तो ये हुआ 4 और ये 8, आंसर आया 32 ओम। दुनियादारी करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन का आंसर आएगा 32 ओम। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा हो कि अरे ये तो बहुत छोटा हो गया सर, तो भैया अच्छा तो है तुम्हारे लिए, तुम्हारा समय बचा है। समय बर्बाद करना क्या अच्छी बात होती है क्या? नहीं होती ना। फिर भी अगर तुमको ऐसा लग रहा हो तो तुम सेकंड मेथड वही वाला लगाओ। ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया तुमको, डायरेक्ट मेथड, इसको स्मार्ट मेथड बोला जाता है पढ़ी लिखी भाषा में, है। जल्दी सवाल लग गया। कंपटीशन एग्जाम में जल्दी तो लगाओगे, वहां बैठे थोड़ी रहोगे। एक से एक टैलेंटेड बच्चे होते हैं। जितनी देर में तुम सोचोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे, उतनी देर में तो वहां खेला होबे हो जाएगा। सेकंड मेथड क्या होता है? सेकंड मेथड होता है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1। है देखो कितना आसान। और ये चीज हमने आपको पीछे एक न्यूमेरिकल में बताई है, आप वहां से कर सकते हो, कर लोगे अपने आप। कहां शुरुआत करोगे? A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, तो आप क्या लिखोगे? A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ऐसे करना पड़ेगा फिर तुमको, L1 की जगह L, L2 की जगह 2L, L ने L को मार दिया, 1/2 आया। अब आप यहाँ वैल्यू रखोगे R1 अपॉन R2, L1 अपॉन L2 कितना होगा? L1 अपॉन L2 अभी हमने तुमको बताया 1/2, तो यहाँ लिखोगे 1/2। और A2 अपॉन A1 कितना आया है? ये भी बेटा 1/2, तो यहाँ लिखोगे 1/2, टोटल होगा 1/4। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R2 बराबर आ जाएगा 4R1, R1 की वैल्यू रख दोगे, R1 की वैल्यू बच्चों तुम्हें दी है 8 ओम। क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 32 ओम। तो तुम भी वहीं पहुंचे जहां हम पहले से मौजूद थे। ये देखो, तुम भी वहीं पहुंच गए बेटा। क्लियर? क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? तो थोड़ा सा तुम्हारे हमारे मेथड में अंतर आ गया है। यहां पर हमने डायरेक्ट न्यूमेरिकल को लगा दिया है ना, सीधे सीधे समय बचाया, स्मार्ट मेथड लगा दिया, और तुमने थोड़ा लिखा पढ़ी करके करी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे तुमको क्वेश्चन समझ में आए वैसे आप सवाल को पेपर में लगा सकते हो। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? जल्दी से बताओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों और द्रव्यमानों का अनुपात 3:2:1 और 1:2:3 है, इनके प्रतिरोधों का अनुपात बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, पेपर में आ जाए तो गुरु छाप के आना ऐसे ही। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड मासेस ऑफ 3 वायर्स ऑफ सेम मेटल, ये रेशियो ऑफ लेंथ है, L1 L2 L3, L1 L2 L3, 3 2 1। और बच्चों ये मासेस हैं, है ना। देखो पहले लंबाइयों का अनुपात है, फिर द्रव्यमानों का, तो M1 M2 M3। और ये कितना दिया है? ये दिया है प्यारे बच्चों 1 2 3। तो याद करो, मैंने आपको सिखाया था कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका लेंथ और मास के साथ एक रिलेशन होता है, R प्रोपोर्शनल L²/M। तो आप यहीं से क्या लिखोगे? R1 is to R2 is to R3 is equal to L1² L2² M2 और बच्चों L3² बस वैल्यू को रख दो और खेला होवे। कैसे? देखो L1² L1 की जगह क्या रखोगे? 3, तो बच्चों 3 का स्क्वायर। M1 क्या रखोगे? 1। L2 की जगह क्या रखोगे? 2 का स्क्वायर। M2 की जगह 2। L3 की जगह क्या रखोगे? 1 का स्क्वायर और M3 की जगह 3। तो ये आ गया 9/1, ये आ गया 2 से 2 कैंसिल, तो 2/1, और ये आ गया 1/3। एलसीएम ले लो मेरे बच्चों, 3 आ गया, ऊपर आ गया 27 27। ये तो काम कर ही लेते हो ना, 1 का 3 में डिवाइड 3, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, 1 का 3 में डिवाइड 3, 3 का 2 में मल्टीप्लाई। क्यों भाई? 3 का 3 में डिवाइड 1, तो ऊपर 1, तो आंसर आया R1
R2 रेशियो R3 दैट इज इक्वल टू 27 रेशियो 6 रेशियो 1। कितना प्यारा क्वेश्चन था, 2761 क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आ गया समझ में? कैसा लगा क्वेश्चन, है ना शानदार? तो कैसा है क्वेश्चन ये? शानदार, जानदार और जबरदस्त, बढ़िया क्वेश्चन है, लगाओ काम में आएगा तुम्हारे, ठीक है? जरूर कहीं ना कहीं तुमसे इसकी मुलाकात होगी। और सभी लोग सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करो, इतना तो काम यार कर ही सकते हो, ठीक है? समझ आ गई भाई? जल्दी बताओ, क्या यहां तक सभी को पूरी बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? आप सभी लोग मन लगा करके फिजिक्स की तैयारी करो, टेंशन फ्री हो जाओ, जितना पढ़ाया जा रहा है उस कंटेंट को बहुत अच्छे ढंग से लगाओ, बाकी बिल्कुल भी हेडक ना लो और बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है? और इसके लिए लगातार कनेक्ट रहो और जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, जिससे यूट्यूब फैमिली बढ़ती जाए। 100 सब्सक्राइबर तो तुरंत हो जानी चाहिए इस क्लास के बाद ही, है ना? ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। और उसके बाद भी अपने दोस्तों के बीच में चैनल को शेयर करो, जिससे उनकी भी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से बेटा हो पाए, ठीक है? तो आगे भी इस प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। इसके लिए आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और तैयारी को बेटा मन लगा के करें। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।